वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपनी क्लास AK एकेडमी में, जहां की हम डेली जीके जीएस की 30 प्रश्न देखते हैं और वो आज भी हम देखेंगे। और फ्रेंड्स, कल का जो सवाल था उस क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था आंसर करने के लिए, उस क्वेश्चन का आंसर भी हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बगैर देरी किए हुए। हमारी क्लास का पहला सवाल है जो कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो पहला सवाल है, मृग मरीचिका का बनना किस कारण संभव होता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का अपवर्तन, या फिर ऑप्शन बी, प्रकाश का परावर्तन, या फिर ऑप्शन सी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। तो टाइम स्टार्ट हो गया है, जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा। आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है और जो कि अब समाप्ति पे है और ये समाप्त हो गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर हमारा होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको ध्यान में रखेंगे, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही ये मृग मरीचिका बनता है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि कुछ लोग मृग मरीचिका ना समझते हों, तो मैं उनको बतला दूं कि ये जो ज़्यादातर मृग मरीचिका बनता है वो रेगिस्तानी क्षेत्रों में बनता है। फ्रेंड्स, कभी कभार जब आप ये किसी रेगिस्तान इलाके में जाते हैं और दूर दूर तक कहीं पे आपको कुछ नज़र नहीं आता है, सिर्फ रेत ही रेत है और उस समय धूप भी है ज़्यादा, तो आप देखते होंगे कि आपको प्यास लग जाती है बड़ी ज़ोरों से। तो उस समय आपको लगता है कि आगे आपको चलते चलते आपको लगेगा कि कुछ दूर पे ज़मीन पे पानी है, तो आप दौड़ेंगे उस पानी की ओर। लेकिन जब आप उसके समीप जाएंगे, जब आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ आपको पानी दिख रहा था, जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पे कुछ नहीं है, केवल रेतीली ज़मीन है। तो फ्रेंड्स, यही होता है मृग मरीचिका का बनना। इतना ध्यान में रखिए, ये कॉन्सेप्ट है और यही मृग मरीचिका कहलाता है, जो कि ज़्यादातर रेगिस्तानी क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, और यहाँ पे ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फ्रेंड्स कुछ लोग शायद पूर्ण आंतरिक परावर्तन ना समझ रहे हों, तो मैं उनको बतला दूं एक और एग्जांपल। जैसे हीरे का चमकना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आगे इस तरह से हम देखते रहेंगे और आगे बहुत सारा सवाल है जो कि आज होने वाला है और सारा प्रकाश से संबंधित ही है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का विश्लेषण करने में किसकी सहायता ली जाती है? ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर ऑप्शन बी, प्रकाशिक तंतु का, या फिर ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का परावर्तन, या फिर ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का अपवर्तन। फ्रेंड्स, केवल 10 सेकेंड है आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। जल्दी से इसका राइट आंसर देंगे, क्या होगा? और सभी लोग फ्रेंड्स क्लास में उपस्थिति के तौर पे जय हिंद ज़रूर कहेंगे, ये इस क्लास की कंडीशन है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने टारगेट किया है कि इस बार आर्मी पार। तो आप लोग ज़रा मेहनत कीजिए मेरे साथ साथ। अगर आप भी लगे रहेंगे तो फिजिकल तो आप कर ही रहे हैं, और जो लोग नए हैं फिजिकल में, मैंने फिजिकल के लिए भी यानी दौड़ के लिए भी मैंने आपको बताया है, बोर्ड पे बताया, समझाया है, कॉन्सेप्ट दिया है। तो आप उस कॉन्सेप्ट को एक बार समझिए और उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कुछ लॉजिक लगाइए और उस तरह से दौड़िए। फ्रेंड्स, ऐसे दौड़ जाना और लॉजिक से दौड़ना, उसमें फ़र्क होता है। जैसे कि हार्ड वर्क करना और स्मार्ट वर्क करना, उसमें फ़र्क होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन में बी, प्रकाशिक तंतु का। यानी कि इसको अगर इंग्लिश में बोलें तो ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है प्रकाशिक तंतु को, और इसी की सहायता से मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का विश्लेषण, या फिर एक तरह से कहें कि जांच की जाती है आंतरिक भागों की, या निरीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पे कहना है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, प्रकाशिक तंतु, या इंग्लिश में बोले तो ऑप्टिकल फाइबर। मनुष्य के शरीर की आंतरिक भागों का अध्ययन ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से, प्रकाशिक तंतु की सहायता से किया जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो प्रकाशिक तंतु काम करता है, इसमें जो प्रोसेस होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें उसका बहुत भूमिका होता है। तो यहाँ पे इस तो उतना छोड़िए, आपको सीधे सीधे ध्यान में रखना है, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला सवाल है, किसी कांच में आई हुई दरार का चमकना किस कारण से संभव होता है? प्रकाश का परावर्तन, या फिर प्रकाश का अपवर्तन, या फिर ऑप्शन सी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, या फिर ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का विवर्तन। फ्रेंड्स, केवल 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे और सभी लोग देंगे, देखेंगे कि क्या होगा आंसर। जल्दी से कीजिए फ्रेंड्स, केवल 10 सेकंड है और बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी कांच में आई हुई दरार का चमकना किस कारण से संभव होता है?
तो टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यही यहाँ पे ये काम करता है, जिस कारण से आप देखते होंगे कि कोई मान के चलिए कि गाड़ी का कांच लीजिए, गाड़ी का कांच आप देखते होंगे कि गाड़ी का कांच जब टूट जाता है या फिर किसी के द्वारा तोड़ा जाता है तो देखते होंगे कि पूरा दरार तो है उस गाड़ी में, यानी उस गाड़ी के कांच में, लेकिन वो टूटा हुआ पूरी तरह से नहीं है, वो चमकता हुआ नज़र आता है, बीच का भाग चमकता हुआ नज़र आता है। आप देख सकते हैं कोई भी गाड़ी का शीशा जो टूटा हुआ आता है, आगे वाला शीशा जो सामने ड्राइवर के सामने जो शीशा होता है वो शीशा की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसमें जो चमक होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। फ्रेंड्स मैं इतना डिटेल इस वजह से बता देता हूँ ताकि आप अगर घर पे क्वेश्चन देख रहे हैं रेगुलर तो आप कंफ्यूज ना हो, आपका घर पे ही क्लियर हो जाए और क्लास में तो फिर दोबारा रिवीजन होना ही है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि मैंने जो एक एग्जाम्पल बताया ये केवल एक एग्जाम्पल मात्र है, ऐसा नहीं है कि केवल यही है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि जैसे हीरे का चमकना, यहाँ भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है, तो ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चल देखते हैं अगला सवाल। तो फ्रेंड्स आइए और देखते हैं हमारा अगला सवाल। पानी के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है या दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर ए परावर्तन के कारण, या फिर ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, या फिर ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स जल्दी से आंसर करेंगे, केवल 10 सेकेंड ही है आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पानी के अंदर पड़ी हुई मछली अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ी ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसकी वजह क्या है? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स। तो टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट हो गया। प्रकाश का अपवर्तन, आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, ना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। जल में पड़ी हुई मछली अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ये यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, किस कारण? सॉरी यहाँ पे किस कारण ऊपर लिखा गया ये क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान में देना है। यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा, सॉरी आंसर नहीं, आप ऑप्शन देखिए पहले। अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन और होता जो कि किस कारण है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि नन ऑफ दी एबव। यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए में है यहाँ पे मान लीजिए नन ऑफ दी एबव। तो आप ध्यान में दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, किस कारण से? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए में है नन ऑफ दी एबव, यानी कि दिए गए में से कोई नहीं, और बाकी जो ऑप्शन है जैसे हैं वैसे ही हैं। आपको बताना है जल्दी से कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स टाइम आउट, फ्रेंड्स टाइम आउट हो गया। 10 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य कुछ समय तक हमें दिखाई देता है लालिमा के रूप में। आप देखते होंगे, अगर ऐसा आप नहीं एज्यूम कर पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं, तो आप मॉर्निंग में आइए, आप देखते होंगे, या फिर जिस दिन सूर्योदय होता है आप उस दिन मॉर्निंग में आइए और देखिए सूर्य की ओर। सूर्य पूरा दिखता नहीं है, लेकिन आपको उसकी लालिमा ज़रूर दिखती है ऊपर। तो यही है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि मैं आपको इतने प्रैक्टिस करवा दूं क्वेश्चन पे कि आपको अगर कोई भी एग्जाम्पल दे दे, और ये सारे एग्जाम्पल में मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इस वजह से कि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पे कौन कौन सी घटनाएं किस जगह पे हो रही हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। तो मित्रों हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए लाल रंग, या फिर ऑप्शन बी हरा रंग, या फिर ऑप्शन सी बैंगनी रंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी नीला रंग। फ्रेंड्स जल्दी से आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है। आपको बतलाना है कि निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स टाइम आउट। यहाँ पे पूछा गया कि अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, तो अधिक होता है बैंगनी रंग का। ओके, अधिक रंग का बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, आपको ध्यान में रखना है, जबकि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है।
इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों अलग अलग सवाल हैं, आपसे अलग अलग सवाल के तौर पे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, या फिर निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो जब भी अधिक पूछे तो आपको बैंगनी रंग याद रखना है, बैंगन याद रखना है, और उसके बाद अगर ये कम पूछे तो आप कहेंगे लाल रंग का। ओके, चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स, हमारा जो अगला सवाल है, गाड़ी में चालक की सीट के पीछे के दृश्य को देखने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या फिर ऑप्शन नंबर डी गोलीय दर्पण। फ्रेंड्स, केवल 10 सेकेंड है आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने के लिए। जल्दी से आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स। केवल 10 सेकेंड है आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने के लिए। और सभी लोग से एक आग्रह है कि अगर आपको क्लास पसंद आती है, वीडियो की क्लास पसंद आती है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग जल्दी जल्दी लाइव क्लास में आ सकें। तो फ्रेंड्स, और अगर लाइव क्लास में आ जाते हैं तो हम क्वेश्चन की संख्या को और बढ़ाएंगे और इसमें मुझे मेहनत कम पड़ेगा। इसमें ये वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूँ बहुत मेहनत लगता है बनाने में। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स उत्तल दर्पण। आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। गाड़ी का जो चालक होता है वो आप देखते होंगे कि आगे ही गाड़ी चला रहा है, लेकिन पीछे का भी आपको वो बैठे बैठे देख लेता है। कैसे? ये उत्तल दर्पण के कारण ही संभव हो पाता है, वरना ऐसे नहीं देख पाता। फ्रेंड्स, इसको आप याद रखने के लिए ऐसा याद रख सकते हैं कि उत्तल दर्पण यानी कि ऊपर होता है। फ्रेंड्स, इसको 4 व्हीलर ले लीजिए आप। 4 व्हीलर का मतलब होता है 4 पहिया वाहन। आप 4 व्हीलर में जब बैठते हैं तो आपका जो वो पीछे जो आगे जो मिरर लगा होता है बगल में, साइड मिरर, वो आप देखते होंगे कि साइड में लगा होता है, वो ऊपर में लगा होता है। तो यहाँ से उत्तल दर्पण आप ध्यान में रख सकते हैं कि ऊपर में लगा होता है उत्तल दर्पण, जिसमें आप पीछे का प्रतिबिंब देख सकते हैं कि कौन सी गाड़ी आ रही है या कोई बंदा क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कैसे याद करना है। अगले सवाल को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, या फिर ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, या फिर ऑप्शन सी अवतल दर्पण, या फिर ऑप्शन नंबर डी गोलीय दर्पण। फ्रेंड्स, केवल 10 सेकेंड है आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने के लिए कि सोलर कुकर में, वैसा कुकर जो कि सौर ऊर्जा से चलता है, वही है सोलर कुकर। तो इसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकेंड का समय है। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स कि क्या होगा आंसर। तो फ्रेंड्स, टाइम आउट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। टाइम आउट फ्रेंड्स। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आपको ध्यान में रखना है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग। तो मेरे फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखने के लिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि चलिए, हम लोग तो देहाती हैं ही, तो हमें याद करना है कैसे, किस तरह से याद करना है इसको। आप कह सकते हैं कि जब आप घर पे रहते हैं तो मम्मी को मम्मी बोलती है कि बउआ कुकर लेके आवन, ठीक है? तो कुकर लेके आवन, आवन मतलब अवतल दर्पण, ठीक है? देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, अवतल दर्पण में वस्तु को यदि फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? फोकस पर होगी, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच होगी, या फिर अनंत के बीच होगी, या फिर अनंत पर होगी? फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है। सवाल है, अवतल दर्पण में वस्तु को यदि फोकस बिंदु पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ये अगर बोर्ड पे होता ना तो पूरा क्लियर हो जाता आपका, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे तो आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए देखते हैं, और बोर्ड पे तो तभी होगा जब हम लोग ऑनलाइन क्लास में आएंगे। देखते हैं हमारा तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स, अनंत पर होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पूछा गया कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में वस्तु को यदि फोकस बिंदु पर रखा जाए, वहाँ रखा जाए जहाँ पे फोकस है, ठीक है? तो यहाँ पे अवतल दर्पण की स्थिति जब होगी, अवतल दर्पण जब पूछेगा तो यहाँ पे हम कह देंगे कि ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोटो कहाँ बनेगा? तो अनंत पे बनेगा। अनंत का मतलब होता है फ्रेंड्स इंग्लिश में बोले तो इन्फिनिटिव, ठीक है? देखते हैं हमारा अगला सवाल।
तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, समतल दर्पण में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 2 गुनी, या फिर ऑप्शन बी 4 गुनी, या फिर ऑप्शन नंबर सी, सॉरी यहाँ पे बी हो गया है, तो सी आप मानेंगे। नेक्स्ट जो है सी का जो स्थान है आपको देखना है, सी है, और ऑप्शन नंबर डी में है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जल्दी से बताएंगे। और फ्रेंड्स इस वीडियो की रिवीजन के लिए मैं आपको 2 दिन दे रहा हूँ, यानी कि आज का दिन और कल का दिन, ये दोनों दिन आप इस वीडियो को देख लेंगे। और इसका कल जो हमारा क्लास होगा डिस्कशन, वो होगा जो आज का नहीं हो पाया है, यानी कि आज का जो क्लास था वो जो नहीं हो पाया है वो क्लास हमारा कल मॉर्निंग में होगा, और ये जो आज का वीडियो है ये हमारा परसों होगा। ओके, ताकि आप लोग इसका रिवीजन थोड़ा कर पाएँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है। तो देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे। समतल दर्पण में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? जल्दी से करेंगे फ्रेंड्स इसका आंसर। समतल दर्पण में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स कम से कम आधी होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि बी दिया गया है। आपको सी मानना है क्योंकि वो सी का स्थान है। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर वी चाल से चलता है तो उस प्रतिबिंब में व्यक्ति किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? 2V चाल से, या फिर 5V चाल से, या फिर ऑप्शन नंबर सी 3V चाल से, या फिर ऑप्शन नंबर डी 4V चाल से? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर, फ्रेंड्स ध्यान देंगे, समतल दर्पण का क्वेश्चन फिर से आया है, तो देखते हैं इसका आंसर आप लोग क्या कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर वी चाल से चलता है तो उस प्रतिबिंब में, यानी कि वो जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस गति से आता हुआ प्रतीत होगा, यही आपको बताना है। तो फ्रेंड्स जल्दी से बताएंगे। आपका फ्रेंड्स 10 सेकंड समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पे आंसर आपको ध्यान में रखना है कि 2V चाल से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स V चाल से चल रहा था और 2V चाल से हो गया। जब समतल दर्पण प्रतिबिंब में कोई समतल दर्पण, ये दर्पण में अगर कोई चीज़ का प्रतिबिंब बन रहा है और वो प्रतिबिंब आता हुआ प्रतीत होता है तो अपने वास्तविक चाल से दोगुनी गति से आता हुआ प्रतीत होगा। आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए अल्बर्ट आइंस्टाइन, या फिर ऑप्शन बी न्यूटन, या फिर ऑप्शन नंबर सी बेंटिक एवं बेस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी रोमर। फ्रेंड्स जल्दी से आंसर करेंगे। आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर चूज करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स कि प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? केवल 10 सेकेंड है फ्रेंड्स, टाइम को ध्यान में रखते हुए जल्दी से सोचेंगे अपने आप को। फ्रेंड्स मैंने 10 सेकेंड इस वजह से दिया है ताकि आप अपने दिमाग को थोड़ा शार्प कर सकें, तेज़ कर सकें। जो आप स्लो सोचते हैं ना, मैं चाहता हूं कि फ्रेंड्स आप थोड़ा सा स्पीड में सोचना सीखें, जिस वजह से मैंने यहाँ पे टाइम आपको बताया है कि केवल 10 सेकेंड है आपके पास। तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रोमर। प्रकाश के वेग की, वेग मतलब होता है फ्रेंड्स गति, प्रकाश के गति यानी कि वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो रोमर ने की थी। फ्रेंड्स यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि वायु में या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, तो या तो आप कहेंगे 3 × 10⁸। मैं इसको लिख देता इस डेटा को, लेकिन ये लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, नहीं मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, तो मैंने इसको लिखा नहीं है, पर मैंने बतलाया ज़रूर है आपको। 3 × 10⁸ यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है? निर्वात में या फिर वायु में प्रकाश की चाल है। ओके, और फ्रेंड्स अगर पूछे किलोमीटर में तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आपको ध्यान में रखना है कि प्रकाश की चाल क्या है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन फ्रेंड्स अगर इस तरह से आपको दे दे कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो ये भी हमारा प्रकाश का ही चाल है। और देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है? तो फ्रेंड्स ये तो आप पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए होंगे, मुझे लगता है ऐसा। चलिए कोई बात नहीं है, इसका आंसर कीजिए फ्रेंड्स। आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है। आपको बताना है परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, या प्रकीर्णन के कारण, या फिर विवर्तन के कारण। फ्रेंड्स यहाँ पे जो
परावर्तन है, अपवर्तन है, प्रकीर्णन है। किसका अपवर्तन, किसका परावर्तन या फिर किसका प्रकीर्णन? तो ये प्रकाश का। ओके, यहाँ पे प्रकाश का ये अपवर्तन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है या विवर्तन हो रहा है। किसका? प्रकाश का। चलिए फ्रेंड्स आंसर करेंगे, आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है? तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग को बताना है कि आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है। ये सवाल फ्रेंड्स आपको बताना है। और फ्रेंड्स यहाँ जो ऑप्शन में भी में दिया गया है अपवर्तन, अपवर्तन का मैं आपको एक एग्जांपल बतला दूं कि अपवर्तन क्या होता है। ये जो आप देखते होंगे जैसे कि बाल्टी में अगर पानी रखा हुआ है और उस पानी में अगर आप छड़ डाल देते हैं या फिर कोई भी ऐसी वस्तु जो कि सॉलिड है, अगर वो आप डालते हैं तो वो थोड़ा तिरछा प्रतीत होता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो वहाँ पे कौन सा ये क्रिया काम कर रही है? तो अपवर्तन की क्रिया हो रही है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया हो रही है। फ्रेंड्स यहाँ पे अपवर्तन को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब अपवर्तन, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब गति करती है या गमन करती है तो वो अपने जो स्टेट मार्ग है, यानी कि जो उसका जो मार्ग है प्रकाश का, वो उससे थोड़ा सा विचलित हो जाती है या मुड़ जाती है। यही होता है अपवर्तन, और एक्स्ट्रा तो कुछ होता नहीं है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। और फ्रेंड्स इसमें जो क्वेश्चन में जो सवाल है आपको बताना है कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल आ चुका है स्क्रीन पे, और ये सवाल है निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगम्य का उदाहरण है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगम्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए तेल लगा कागज़, या फिर तेल लगा कागज़, या फिर ऑप्शन नंबर बी कुर्सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी बेंच, या फिर ऑप्शन नंबर डी टेबल। फ्रेंड्स आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है, जल्द से आंसर करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगम्य का उदाहरण है। अर्धपारगम्य का मतलब फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर कर दूं कि वैसी चीज़ या फिर वैसा पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश तो जा सकता है लेकिन पूरा पूरा नहीं जा सकता। ओके, तो आपको वो बतलाना है कि ऐसा कौन सी चीज़, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा आप ऑप्शन देंगे कि जिससे होकर के प्रकाश जाएगा लेकिन पूरा पूरा प्रकाश उस पार नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? तो फ्रेंड्स टाइम आउट हो गया, बहुत सारा टाइम हो गया इस क्वेश्चन के पीछे। आपको ध्यान में रखना है कि कागज़, ये जो तेल लगा कागज़ होता है, ये साधारण सा एग्जाम्पल फ्रेंड्स मैं आपको समझाने के लिए वैसे एग्जाम्पल लेता हूँ जो कि आप सभी लोग को समझ में आ जाए। तो यहाँ पे तेल लगा कागज़, जब आप तेल लगे कागज़ को लेते हैं और उसको किसी भी प्रकाश के सामने रखते हैं तो आप देखते होंगे जैसे कि सूर्य का प्रकाश ही ले लीजिए या फिर आप अपने घर का लाइट ही ले लीजिए, आप देखेंगे उसमें कि जब आप उस लाइट के सामने इस पेपर को रखते हैं तो प्रकाश ज़रूर इस पार आता है, लाइट की रोशनी ज़रूर आपके पास इस पार आएगी, कागज़ के इस पार, लेकिन पूरी पूरी नहीं आएगी। वही आप लीजिए साफ़ पेपर, आप उस साफ़ पेपर से अगर उस लाइट के सामने रखिए, या तो सूर्य का प्रकाश हो या फिर कोई भी चीज़ का प्रकाश हो, उसके सामने अगर आप उसको रखते हैं और इस पार देखते हैं तो उसका प्रकाश आपको क्लियर नज़र आता हुआ प्रतीत होगा, जबकि उसमें जो तेल लगा हुआ कागज़ है उसमें धुंधला दिखेगा। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा। देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन पारदर्शक वस्तु का उदाहरण है। आपको बताना है कि पारदर्शक वस्तु का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए खिड़की, या फिर ऑप्शन बी दरवाज़ा, या फिर ऑप्शन सी कांच, या फिर ऑप्शन नंबर डी पीतल। फ्रेंड्स जल्दी से आंसर करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ये जो क्लास है, ये प्रकाश से संबंधित है। तो यहाँ पे जो भी सारी बातें होंगी वो प्रकाश से ही होंगी, सारा क्वेश्चन प्रकाश से ही होगा। आपको बताना है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन पारदर्शक वस्तु का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स जल्दी से आंसर करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। यहाँ पे कांच होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि पारदर्शक वस्तु क्या होता है, इसको पहले समझ लेते हैं। पारदर्शक वस्तु का मतलब होता है वैसी वस्तु जिससे होकर के प्रकाश आर पार हो जाए। तो यहाँ पे कांच है, कांच ही एकमात्र ऐसा उदाहरण यहाँ पे 4 ऑप्शन में से है जिससे होकर के प्रकाश आर पार हो सकती है, वरना यहाँ पे पीतल है, खिड़की है, दरवाज़ा है, ये सब क्या है, सॉलिड है। और सॉलिड में भी ये क्या है, इससे होकर के प्रकाश आर पार नहीं हो सकती। यहाँ पे कांच भी सॉलिड ही है, लेकिन कांच से प्रकाश आर पार हो सकती है। लेकिन हाँ, प्रकाश की भी गति होती है। मैंने अभी आपको बतलाया कि प्रकाश की गति सभी चीज़ में अलग अलग गति से चलती है। जैसे कि अगर कांच की बात की जाए तो कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है, अगर इसको माने कि ये 2 × 10⁸,
कांच में प्रकाश की चाल, हाँ कांच में प्रकाश की चाल 2 गुने 10 के पावर 8 होती है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। और जबकि ये निर्वात में अगर कहे तो 3 गुने 10 के पावर 8। यहाँ से देखिए कि निर्वात जब हो रहा है, निर्वात का मतलब होता है फ्रेंड्स वैक्यूम, ओके। वैक्यूम मतलब जहाँ पे कोई भी जैसे कि हवा नहीं है, पानी मतलब कि एटमॉस्फेयर नहीं है, ओके, तो निर्वात यही हो गया। तो ध्यान में रखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तो 3 गुने 10 के पावर 8, या फिर कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। या फिर कांच में पूछे, यहाँ पे सवाल कांच, जवाब है इस सवाल का कांच है, तो कांच में आप ध्यान में रखेंगे कांच में प्रकाश की चाल 2 गुने 10 के पावर 8, एक कम हो जा रहा है, निर्वात से एक कम हो जाएगा, तो कांच में प्रकाश की चाल है। चलिए फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखना काफ़ी ईजी हो गया मुझे लगता है। अगला सवाल देखते हैं। तो मित्र, हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रदीप्त वस्तु है? ऑप्शन नंबर ए सूर्य, या फिर ऑप्शन बी विद्युत बल्ब, या फिर ऑप्शन नंबर सी कलम, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी एबव, यानी कि दिए गए में से कोई नहीं। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन प्रदीप्त वस्तु है? फ्रेंड्स पहले आप समझें, ये समझने की कोशिश करें कि प्रदीप्त वस्तु क्या होता है। प्रदीप्त वस्तु का मतलब होता है वैसी वस्तु जो स्वयं के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है। इसको ध्यान में रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपका 10 सेकेंड समाप्त होने पे है, जल्दी से आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा, एक तो ये सूर्य भी होगा और विद्युत बल्ब भी होगा, ओके। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट आंसर दे दिया गया है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों होगा, जो कि प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है। सूर्य भी प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है और विद्युत बल्ब भी। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैंने कहा कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वैसी वस्तु जो स्वयं के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है, ओके। तो यहाँ पे उदाहरण आप समझ सकते हैं कि विद्युत बल्ब और सूर्य, ये दोनों हमारे प्रदीप्त वस्तु के उदाहरण हो गए। आपको ए और बी दोनों ध्यान में रखना है। हो सकता है इन दोनों ऑप्शन को अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन के तौर पे पूछ दिया आपसे, तो आप याद रखेंगे दोनों सवालों को। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर ए 1.9 सेकेंड, या फिर ऑप्शन बी 9.8 सेकेंड, या फिर ऑप्शन सी 1.28 सेकेंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी 8.16 सेकेंड। फ्रेंड्स जल्दी से आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? और मुझे लगता है कि इसका आंसर सभी लोग, लगभग सभी लोग जानते ही होंगे। तो आपके पास केवल 10 सेकेंड का समय है, जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। चंद्रमा से प्रकाश से परावर्तित प्रकाश, या फिर कहें कि सीधे सीधे कहें कि चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपका टाइम आउट। फ्रेंड्स टाइम आउट। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि 1.28 सेकेंड। आपको ध्यान में रखना है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड लगते हैं। फ्रेंड्स कहीं कहीं पे फ्रेंड्स आपको 1.30 सेकेंड भी दिया है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे यही होगा आंसर, वो आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1.28 सेकेंड या फिर 1.30 सेकेंड, कोई इशू नहीं है इसका। देखते हैं हमारा अगला सवाल। लेकिन फ्रेंड्स अगले सवाल पे जाने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। आपको ध्यान में रखना है, ये पहले हो भी चुका है, लेकिन मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और चंद्रमा का अपना कोई भी प्रकाश नहीं है। आपसे सीधे सीधे सवाल पूछ सकता है, 2 सवाल, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो आप कहेंगे यहाँ पे चंद्रमा। और दूसरा सवाल ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये चंद्रमा का क्या खुद का प्रकाश है? तो आप कहेंगे नहीं, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होने का काम करता है, जिसको पृथ्वी पे आने में मैंने अभी आपको बताया कि 1.28 सेकेंड या फिर 1.30 सेकेंड का समय लगता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है कि प्रकाश की चाल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है या डिपेंड करती है? ऑप्शन नंबर ए माध्यम का परावर्तन, या फिर ऑप्शन नंबर बी माध्यम का अपवर्तन, या फिर ऑप्शन नंबर सी माध्यम का विवर्तन, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स केवल 10 सेकेंड है आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर ढूंढने के लिए। जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रकाश की चाल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स किसका राइट आंसर क्या होगा।
तो फ्रेंड्स टाइम आउट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पे डिपेंड करती है, निर्भर करती है। लेकिन फ्रेंड्स कहीं कहीं आपको दिया हुआ ये नहीं रहेगा, अपवर्तनांक दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको ऑप्शन में दिया हुआ रह सकता है कि माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो वहाँ पे हम आंसर, यहाँ पे अगर अपवर्तनांक नहीं दिया हुआ है तो हम माध्यम की प्रकृति पे निर्भर करती है ऐसा दे सकते हैं आंसर, कोई इशू नहीं है। फ्रेंड्स इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया कि निर्वात में प्रकाश की चाल तो 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या फिर 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये तो मैंने बताया ये कि निर्वात में है। लेकिन अभी अभी उसके बाद मैंने बताया कि कांच में प्रकाश की चाल क्या है, तो 2 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आप देख रहे हैं ना कि निर्वात में क्या चाल है और कांच में क्या चाल है। और फ्रेंड्स आपसे पूछ सकता है जल में यानी पानी में प्रकाश की चाल क्या है। अगर ऐसा पूछ दें तो कहेंगे आप 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि देख रहे हैं आप कि प्रकाश की चाल माध्यम की प्रकृति पे निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसको जैसा माध्यम मिल रहा है वैसा वो ये कर रहा है, गति कर रहा है उसमें, यानी कि उतनी स्पीड से वो वहाँ पे आर पार हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर जो होगा, मैंने कहा कि माध्यम के अपवर्तनांक पे निर्भर करती है या फिर माध्यम की प्रकृति पे निर्भर करती है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। आपको ध्यान में रखना है कि माध्यम के अपवर्तनांक पे निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 4200 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम या फिर ऑप्शन नंबर बी 7000 एंगस्ट्रम से 8800 एंगस्ट्रम और या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी एबव यानी कि दिए गए में से कोई नहीं। फ्रेंड्स केवल 10 सेकेंड है आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर ढूंढने के लिए, सही आंसर ढूंढने के लिए। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है सवाल है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स टाइम आउट हो गया। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है 10 सेकंड आपके समाप्त हो चुके हैं। नन ऑफ दी एबव यानी कि दिए गए में से कोई नहीं। ये इस वजह से क्योंकि प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 3900 से 7800 एंगस्ट्रम के मध्य होता है। ओके, आपको ध्यान में रखना है कि प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। चलिए फ्रेंड्स मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा। ये प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है। फ्रेंड्स तरंग दैर्घ्य से संबंधित आपसे पूछा जा चुका है सवाल, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो मुझे लगता है कि फ्रेंड्स आप लोग अगर वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य कितना अधिक होता है और किसकी आवृत्ति कितनी होती है। ओके, देखते हैं हमारा अगला सवाल। और अगर जिन लोगों को नहीं पता है वो पिछली वीडियो देखिए, मैंने बताया है उस वीडियो में कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है और क्या होता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो मित्रों अगला सवाल है प्रकाश किस रूप में संचरित होता है। संचरित होना मतलब फ्रेंड्स होता है गति करना या गमन करना। आपको बताना है प्रकाश किस रूप में संचरित होता है, ऊष्मा विकिरण, विद्युत चुंबकीय तरंग या फिर अवरक्त तरंग या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ढूंढने के लिए। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसमें पूरी तो गुण विद्युत चुंबकीय तरंग का नहीं है, लेकिन हाँ कुछ गुण है जिस वजह से हम प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग कह सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स अगला सवाल है 1 नंबर सवाल, प्रकाश क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये जो 1 नंबर सवाल है, ये 1 नंबर सवाल आपको कमेंट करके बतलाना है कि प्रकाश क्या होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऊर्जा, विकिरण, ऊष्मा या दबाव। इसका आंसर सभी लोगों को देना है जो भी लोग क्लास में रेगुलर प्रेजेंट रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है।
तो प्रिय मित्र, आगे तो कोई सवाल है नहीं, तो आज के लिए बस इतना ही। और देखते हैं कि कल का जो सवाल मैंने पूछा था उस सवाल के जवाब कितने लोगों ने दिए हैं और क्या आंसर किया है। उसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा मैं बतला देता हूँ, और किन किन लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्शाई है ये भी हम देख लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैं एक गुजारिश करता हूँ सभी लोगों से, वीडियो को पूरा देखिए और भगा भगा के मत देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा पूरा वीडियो देखिए ताकि आप वीडियो में बताए गए पूरे कॉन्सेप्ट और लॉजिक को समझ सके कि हाँ किस क्वेश्चन को किस तरह से याद करना है और उस एक क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखा कीजिए और भगा के देखा मत कीजिए, स्किप मत किया कीजिए। देखते हैं फ्रेंड्स कल का सवाल। तो फ्रेंड्स देखते हैं, मैंने कॉपी में लिख रखा है, मैं देखता हूँ। तो फ्रेंड्स कल का जो सवाल था आपको बताना था कि आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था। तो यहाँ पे आंसर होता मेंडलीफ, हमारा राइट आंसर होता है यहाँ पे मेंडलीफ। और हेलमेट कप किस खेल से संबंधित है, ये सवाल भी मैंने पूछा था जिसके जवाब पता नहीं किन किन लोगों ने दिए हैं। तो ये हेलमेट कप जो है फ्रेंड्स ये लॉन टेनिस से संबंधित है, आपको ध्यान में रखना है, हेलमेट कप लॉन टेनिस से संबंधित है। और देखते हैं फ्रेंड्स, तो कल आज किन किन लोगों ने अपनी उपस्थिति दी है, ज़रा उन लोगों के नाम भी देख लें और किन किन लोगों ने आंसर किया है इस क्वेश्चन का। ज़रा मैं वीडियो देख लूँ यूट्यूब पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पहला ऊपर में सबसे ऊपर जो है 15 घंटे पहले श्याम सॉल्यूशन पॉइंट, आपने कहा है आई एम प्रेजेंट सर। चलिए अच्छी बात है, अगर सभी लोग इस तरह से अपनी उपस्थिति देंगे तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जय हिंद कहें तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। तो रतीश सिंह राजपूत, आपने कहा है जय हिंद सर, चलिए आपको भी जय हिंद। और मोहन सिंह, आपने भी कहा है जय हिंद सर, चलिए आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आप लोग इस क्लास में रेगुलर हैं। रंजन कुमार, आपने भी कहा है जय हिंद, तो सॉरी आपने जय गलत लिख दिया है रंजन कुमार जी, आप JAI लिखते तो ज़्यादा बेहतर होता, वाई नहीं होता है। और नीरज कुमार सिंह, आपने कहा है जय हिंद सर, चलिए जय हिंद। शिवम सिंह, ये मेंडलीफ, चलिए आपने कहा है आवर्त सारणी का नियम ये निर्माण सबसे पहले किसने किया था, तो मेंडलीफ ने किया था। आपका सही जवाब है आनंद चौहान, शिवम सिंह और आनंद चौहान, आपने कहा है जय हिंद सर, चलिए जय हिंद। शिवम सिंह, आपने कहा है जय हिंद सर, जय हिंद। और संतोष यादव, आपने कहा है जय हिंद सर, चलिए आगे देखते हैं। रंजन कुमार, आपने कहा है जय हिंद सर, जय हिंद। रंजन कुमार, फिर से अगेन रंजन कुमार, जय हिंद, चलिए जय हिंद। और अभिषेक ZKR मेंडलीफ, जो कि आपने सही लिखा है, मेंडलीफ ने ही दिया था सबसे पहले, आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीफ के द्वारा ही किया गया या दिया गया, ठीक है। उसके बाद संतोष यादव, आपने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 ए, पता नहीं क्या ए में था, मेरे ध्यान में तो नहीं है, चलिए जो भी हो कम से कम आपने आंसर तो किया। और धीरू कुमार, आपने लिखा है किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था, तो मेंडलीफ, चलिए आपका भी जवाब सही है धीरू जी। और आगे हैं अभिषेक ZKR, फिर से टेनिस, तो टेनिस नहीं लॉन टेनिस, ओके लॉन टेनिस, ध्यान में रखेंगे, ये जो हेलमेट कप है लॉन टेनिस से संबंधित है। और शिवम सिंह, आपने भी लिखा है टेनिस, तो टेनिस नहीं लॉन टेनिस लिखिए। और किस खेल से संबंधित है हेलमेट कप, तो उत्तर टेनिस, तो धीरू कुमार आपने लिखा है टेनिस, यहाँ पे लॉन टेनिस लिखते तो ज़्यादा बेहतर होता, लॉन टेनिस, ये जो हेलमेट कप है लॉन टेनिस से संबंधित है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग GK GS क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय AK अकेडमी। और फ्रेंड्स अगर आप इस क्लास में रेगुलर रहते हैं तो आपका जो 30 क्वेश्चन हो रहा है, आप कहीं पढ़ें या ना पढ़ें, डेली कम से कम आज 30 क्वेश्चन आप अगर देखते हैं तो आप तो एक तरह से ये आपका रूटीन बन जाता है कि कुछ पढ़ें या ना पढ़ें 30 क्वेश्चन पढ़ना है। फ्रेंड्स ये जो 30 क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, ये 30 क्वेश्चन ही नहीं होते हैं, इस 30 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि क्वेश्चन में ही मैं आपको 2-4 क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू मैं बतला देता हूँ, जो 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं। तो गाइज बने रहिए क्लास में और लेते रहिए मज़ा GK GS क्वेश्चन के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।